चाय आपने कई जगह पर पी होगी, गांव और शहर में भी आपने देखा होगा कि चाय की बहुत सारी दुकानें होती है, लेकिन भीड़ एक ही दुकान पर मिलेगी आपको। वैसा ही कुछ हमारे साथ भी है। खबरें आपको 7 बजे कई सारे चैनल दिखाते हैं, लेकिन 7 बजे आप चाय गरम पर आना नहीं भूलते। शुक्रिया भाई। अब अगर आप ये कहें कि हम अपने मुंह मियां बिट्ठू बन रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? सियासत का मौका है, चुनावी दौर चल रहा है, सारी पार्टियां यही कर रही हैं, अपने वादों और दावों की डफली बजा रही है। अब ऐसे में अगर सियासी चाय की बात की जाए तो सबसे पहले आपको बात करते हैं बिहार के महागठबंधन की, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी की चाय क्या है, पक चुकी है। अब इसमें चाय का स्वाद क्या है, जायका क्या है, यानी कि किसे कितनी सीटें मिली, वो जानने के लिए एक रिपोर्ट सबसे पहले दिखा देते हैं आपको। महागठबंधन में बन गई बात, सीटों पर खींचतान हुई खत्म। बिहार में एनडीए के खिलाफ बने महागठबंधन में सबसे बड़े घटक आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का विवाद खत्म हो गया है। महागठबंधन की दीवार उस वक्त दरकती हुई दिखने लगी थी जब दरभंगा और सुपौल सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में मतभेद उभर कर सामने आए थे। काफी खींचतान और कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार बात बन गई। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत सुपौल और पटना साहिब की सीट कांग्रेस के खाते में आई है, तो वहीं पाटलिपुत्र, दरभंगा और बेगूसराय सीट आरजेडी के हिस्से में गई है। साथ ही सिवान, महाराजगंज, बक्सर, जहानाबाद और गोपालगंज सीट भी आरजेडी के खाते में आई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मौके पर महागठबंधन को अटूट बताया कि महागठबंधन अटूट है, और हमने पहले भी कहा ये जो महागठबंधन हुई है, ये समझिए कि जनता के दिलों का गठबंधन है। और हमने पहले भी कहा है कि जो आने वाली जो चुनौती है, जो लड़ाई है, वो संविधान बचाने की है, संवैधानिक संस्थानों को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, अन्याय और न्याय की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में मतभेद की खबरों को सिरे से खारिज किया और दावा किया कि ऐसे अफवाह फैलाए जा रहे हैं। न्यूज में रूमर फैलाने का काम किया गया है कि महागठबंधन बिखर जाएगा, इतनी देरी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि 2 चरण के जो उम्मीदवार हैं उसका घोषणा हम लोगों ने पहले कर दिया है, उम्मीदवार भी और कौन कौन से सीटें गई हैं। सीट बंटवारा होने के बाद भी महागठबंधन ने अब तक 26 सीटों के लिए ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि एनडीए सभी सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का नाम तय कर चुका है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारा होने के बाद महागठबंधन के दल जल्द ही बाकी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर सकते हैं। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो देखा आपने चाय का जायका कैसा है, यानी कि महागठबंधन तो बन चुका है, अब किसे कहां से कौन सी सीट मिली है, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कौन कौन सी सीटें इस बार हॉट सीट बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहां पर तगड़ा मुकाबला है उसको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि ये सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट रहने वाली है इस बार बिहार की। गिरिराज सिंह बीजेपी से हैं, नाना करते हुए आखिरकार मानना ही पड़ा और आ ही गए हैं चुनाव मैदान में। कन्हैया इसी बात पर मजे लिए जा रहे हैं कि गिरिराज ने आने में बड़ी देर कर दी। तनवीर हसन है आरजेडी की तरफ से, अब देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। वहीं एक और सीट जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है वो है पटना साहिब की सीट, क्योंकि यहां से पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा है, जिनके कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट पर वो मैदान में हो सकते हैं। उधर कद्दावर नेता बीजेपी के रविशंकर प्रसाद वहां पर बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं। तो बहुत कुछ तय हो गया, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में जाएंगे, उनका टिकट मिलना तय है, ऐसे बयान भी आ गए हैं, यानी कि बस फाइनली होना है सब कुछ। सिवान में भी बड़ी फाइट है, यहाँ पर हिना शाह आरजेडी से हैं और कविता सिंह जेडीयू से चुनाव मैदान में उतरी हुई है। महाराजगंज की बात कर लेते हैं, महाराजगंज सीट का हाल क्या है, यहाँ का जो सिनेरियो है वो भी आपको बता देते हैं। जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल है बीजेपी से और रणधीर सिंह है आरजेडी से। सारण का हाल देख लीजिए, सारण का मामला बड़ा चौकस है इस बार। राजीव प्रताप रूडी हैं बीजेपी से और चंद्रिका राय हैं आरजेडी से, लेकिन चंद्रिका राय के अलावा भी एक और कैंडिडेट यहां हो सकते हैं, वो तेज प्रताप हो सकते हैं, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह है बीजेपी के, उपेंद्र प्रसाद हैं हम पार्टी के। वैशाली सीट का क्या हाल है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। वैशाली में कौन कौन से कद्दावर नेता आपस में भिड़ेंगे, तो रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी की तरफ से यहाँ चुनाव मैदान में और वीणा देवी एलजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में। नवादा, जहां से
गिरिराज सिंह सीट चाहते थे, लेकिन वहां पर एलजेपी के चंदन कुमार है, विभा देवी आरजेडी की हैं। पूर्णिया का हाल देख लेते हैं। पूर्णिया का क्या हाल है? पूर्णिया में संतोष कुमार कुशवाहा जेडीयू से हैं और उदय सिंह कांग्रेस से मैदान में है। सीतामढ़ी का हाल भी देख लीजिए, कौन कौन है इस बार मैदान में। डॉक्टर वरुण कुमार जेडीयू कैंडिडेट है और अर्जुन राय को आरजेडी ने अपने सीट से उतारा है। मधेपुरा की बात कर लेते हैं। मधेपुरा का क्या हाल है? मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जेडीयू से हैं और शरद यादव आरजेडी की टिकट पर लड़ने वाले। उनका विलय हो गया, लेकिन आरजेडी की टिकट पर वो लड़ेंगे। ये महागठबंधन में चीजें फिक्स हो चुकी है। बांका का क्या हाल है वो भी देख लीजिए। बांका में गिरधारी यादव जेडीयू से हैं और जयप्रकाश यादव आरजेडी से चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। पाटलिपुत्र सीट हॉट सीट थी पिछली बार भी, और इस बार क्या है, कौन कौन है मैदान में देख लीजिए। राम कृपाल यादव बीजेपी के हैं, तो इधर मीसा भारती आरजेडी से एक बार फिर से मैदान में उतरी हुई हैं। इधर झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जेडीयू के हैं और गुलाब यादव आरजेडी की टिकट पर उतरे हैं। अरेरिया का हाल भी देख लीजिए। अब यहां से बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी शायद शाहनवाज हुसैन को उतार देगी, लेकिन हुआ नहीं। प्रदीप सिंह टिकट पर आ चुके हैं। सरफराज आलम है आरजेडी से। कटिहार का हाल देख लीजिए। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी है जेडीयू से और तारिक अनवर उतारे गए हैं। और मुजफ्फरपुर का हाल, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद बीजेपी की तरफ से हैं और राजभूषण चौधरी निषाद वीआईपी से। भागलपुर, ये वो सीट जो जेडीयू के खाते में चली गई। अजय कुमार मंडल इस बार जेडीयू से यहाँ पर टिकट पे और बुलो मंडल आरजेडी से। चंदेश्वर की बात कर लेते हैं। चंदेश्वर सीट का क्या हाल है? चंदेश्वर में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद से जेडीयू की सीट पर हैं और आरजेडी से सुरेंद्र यादव हैं। किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद मैदान में है और महमूद अशरफ जेडीयू से। अगली सीट नालंदा के कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के हैं और अशोक कुमार आजाद एचएम के। दरभंगा सीट का हाल देख लेते हैं। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के कैंडिडेट है और अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी ने उतारे हैं। अगली सीट है बक्सर से अश्विनी चौबे है बीजेपी के और जगदानंद सिंह आरजेडी से उन्हें चुनौती देते हुए नजर आएंगे। गोपालगंज सीट का हाल क्या है? गोपालगंज से आरजेडी ने सुरेंद्र राम को उतारा है और आलोक कुमार सुमन जेडीयू के हैं। हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस एलजेपी के हैं और शिवचंद्र राम आरजेडी से। अगली सीट है गया में बड़ी फाइट है। जीतन राम मांझी हम से हैं और जेडीयू से विजय कुमार मांझी उन्हें चुनौती देंगे। जमुई सीट का हाल, चिराग पासवान एलजेपी से हैं और भूदेव चौधरी आरएलएसपी से है। खगड़िया से महबूब अली कैसर एलजेपी के हैं और मुकेश सहनी वीआईपी के हैं। तो ये सारे नाम हमने आपको दिखा दिए। वैसे महागठबंधन की बात चल रही थी, महागठबंधन की बात आपको बता देते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन अटूट है, लेकिन महागठबंधन बचाते बचाते तेजस्वी घर बचाना भूल गए। दरअसल खबर यह है कि अपनों को महागठबंधन में मनाते मनाते तेजस्वी बड़े भाई जो हैं उनको नहीं मना पाए, वो रूठ गए और उसके पीछे वजह बताई जा रही है। आरजेडी ने सारण से तेज प्रताप के ससुर साहब रहे चंद्रिका राय को टिकट दे दिया। अब खबरें यह हैं कि चंद्रिका राय के ऑपोजिट तेज प्रताप बगावत कर सकते हैं। बिहार में महागठबंधन के दोनों बड़े दलों के बीच सीटों को लेकर चल रही खींचतान तो खत्म हो गई है, लेकिन इसके सबसे बड़े घटक आरजेडी में ही इसे लेकर घमासान शुरू हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप बगावती तेवर दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार में सारण से चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाने का विरोध हो रहा है। तेज प्रताप अपने ससुर चंद्रिका राय को टिकट दिए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो सारण से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इससे आरजेडी में अंदरूनी कलह बढ़ने के आसार हैं। हालांकि चंद्रिका राय ऐसी खबरों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन उनकी नाराजगी की खबर आ रही है चंद्रिका जी, तो ये परेशानी आपकी बढ़ाएगी अगर वो निर्दलीय चले गए कहीं चुनाव लड़ने? मुझे ऐसी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि वो नाराज हैं। मीडिया से खबर मिल रही है तो जब देखेंगे क्या बात है।
मनाने की कोशिश करेंगे रूठे हुए दामाद को? रूठे होंगे तब तो मनाएंगे, अब रूठे नहीं होंगे तो पहले तो रूठे हुए नहीं हैं आपसे। पिछले 2-3 महीने में जो घटनाक्रम है तो लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप अपने ससुर से भी रूठे हैं। रूठने की बात नहीं है, कोई रूठने की बात नहीं है। वो राजद के बड़े नेता हैं और राजद के लिए बिल्कुल प्रचार करने का काम करेंगे और राजद को मजबूत करने का काम करेंगे, तेजस्वी जी को मजबूत करने का काम करेंगे और लालू यादव को भी मजबूत करने का। गाहे बगाहे बगावती रुख दिखाने वाले तेज प्रताप बीते कुछ दिनों से खुलकर नाखुशी दिखा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप शिवहर और वैशाली सीट से अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाहते थे। वैशाली से उनके फेवरेट कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, जबकि शिवहर से उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ। कहा तो ये भी जा रहा है कि अपने समर्थकों को टिकट नहीं मिलने से नाराज तेज प्रताप अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन आखिरी वक्त में राबड़ी देवी के हस्तक्षेप करने से उन्होंने इसे टाल दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब एक बार फिर वो अपने ससुर को लेकर पार्टी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से खोल रखा है मोर्चा, लालू यादव के लिए नई मुसीबत है, क्योंकि अगर चुनाव आते आते मसला नहीं सुलझा, तेज प्रताप नहीं माने तो पार्टी की फजीहत होगी, परिवार की फजीहत होगी, महागठबंधन की फजीहत होगी और इसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। लोकसभा चुनाव है और इसमें रैलियों, चाय का दौर, ये सब कुछ चलता है। आइए इसी में एक दिलचस्प तस्वीर आई आज हरियाणा से राहुल गांधी की। राहुल गांधी रैली करने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो बीच में ये दिलचस्प तस्वीर देखिए करनाल से सामने आई, जहां पर ढाबे पर खाने का लुत्फ उठाते हुए राहुल गांधी देखे गए। सारे कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने ढाबा पार्टी दी, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद के अलावा और भी कई बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। लेकिन राहुल ने आम लोगों के साथ बैठकर किस तरीके से दाल रोटी का लुत्फ लिया है, वाकई ये तस्वीर एक अलग तस्वीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर सीट की, जहां का चुनाव इस बार रंगीला हो गया। दरअसल यहां पर बीजेपी के गोपाल शेट्टी के अपोजिट कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर को उतार दिया। उर्मिला मातोंडकर के स्टारडम के भरोसे कांग्रेस सोच रही है कि ये सीट निकाल लेगी, लेकिन इसी बीच उर्मिला के एक बयान ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। कांग्रेस जिस नारे को लेकर मोदी सरकार पर दिन रात हमले कर रही है, उस पर उर्मिला मातोंडकर को एतराज है। राहुल गांधी जिस नारे को अपना ब्रह्मास्त्र मानते हैं, वो उनकी पार्टी के स्टार लीडर को कबूल नहीं। इसी हफ्ते कांग्रेस में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर को पार्टी ने मुंबई नॉर्थ से कैंडिडेट बनाया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के चौकीदार चोर है वाले नारे को लेकर आपत्ति जताई। ऐसे देखिए, ऐसे बकवास, मुझे लगता है ओछी जुमलेबाजी में मुझे कोई ये नहीं है। मैंने आज तक ऐसी कोई बात की नहीं है, ना मैं अभी शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि जो भी हुआ है वो लोगों के सामने है। वैसे उर्मिला को भले ही एक नारे को लेकर ऐतराज हो, लेकिन वो पूरी तरह से चुनावी मोड में है। सियासत में एंट्री के बाद से उर्मिला एक मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह बीजेपी शिवसेना पर वार कर रही हैं। मुझे इस चीज़ की भी जानकारी कि उसके पहले 10 बरस यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस थी, और मुझे इस चीज़ की भी जानकारी है कि उस 10 वर्षों में कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में अपने खुद के स्वार्थ के लिए शायद थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। उत्तर मुंबई पर 1989 से बीजेपी का दबदबा रहा, जिसे गोविंदा ने 2004 में तोड़ा था। 2009 में कांग्रेस के संजय निरुपम इसी सीट से लोकसभा पहुंचे। 2014 में बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने यहीं से जीत हासिल की। अब कांग्रेस एक बार फिर उर्मिला मातोंडकर के स्टारडम की मदद से इस सीट को हासिल करना चाहती है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी उन्हें कड़ी चुनौती दे सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम भी है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम है, वैसे हमारे इंडस्ट्री में हमारा भी नाम है। मुंबई उत्तर के मतदाता उर्मिला मातोंडकर को चुनेंगे या फिर दोबारा गोपाल शेट्टी पर ही अपना भरोसा जताएंगे, ये जानने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उर्मिला के चुनाव मैदान में उतरने से देश की निगाहें इस सीट पर जरूर रहेंगी। पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चाय गरम में अब बात करते हैं प्रियंका गांधी के मिशन यूपी की। आज प्रियंका गांधी राम की नगरी अयोध्या में। कभी प्रयागराज तो कभी काशी, और अब भगवान राम की नगरी अयोध्या। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बारी बारी मंदिरों की चौखट पर पहुंच रही हैं। अयोध्या पहुंचते ही प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रियंका जब से सक्रिय राजनीति में आई, तब से वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती नजर आ रही हैं।
तो नहीं है कि कोई आएगा दर्शन करे, के नहीं आएगा। तो सार्वजनिक स्थान है, कोई भी आकर दर्शन कर सकता है, कोई भी आकर के भगवान से अपना प्रार्थना कर सकता है। जैसा उसका विचार होगा वैसा उसका फल मिलता है, जैसा उसका सोचना होगा, जिस नियत से आया होगा उसको वो भगवान जानते हैं, वो हम लोगों का काम तो है नहीं। हालांकि जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन के लिए नहीं गई। अब प्रियंका के अयोध्या जाने पर बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, लोग जाएं और इस बात को स्वीकार करें कि यही सही राम जन्म स्थान है। प्रियंका गांधी ने नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने मनोविज्ञान की पढ़ाई की है और जिसका वो बखूबी इस्तेमाल अपनी राजनीति में भी कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो हैं वो बड़ी बड़ी रैलियों की बजाय ये कोशिश करती हैं कि वो नुक्कड़ सभाएं करें, लोगों से इस तरह से जो है चौक चौराहों पर मिलें। आप देख सकते हैं लाल रंग की साड़ी में प्रियंका गांधी किस तरह से चेहरे पर अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट लिए हुए सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए लोगों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं। और यही प्रियंका गांधी का जो है वो अंदाज है। देखिए किस तरह से महिलाएं जो हैं आगे बढ़कर उनको माला पहना रही हैं। तो प्रियंका गांधी जब इस अंदाज में लोगों से मुलाकात करती हैं, महिलाओं से मुस्कुराकर मिलती हैं, अभिवादन करती हैं, उनका हालचाल जानती हैं, और फिर जब वो नुक्कड़ सभाएं करती हैं, यानी कि बड़े बड़े मंच नहीं, छोटी छोटी चौपाल, छोटी छोटी सभाएं, कोशिश यही कि हर गांव जो है वो उनका कवर हो जाए।